हम आपको अब एक ऐसी महिला की दर्दनाक दास्तान सुनाने वाले हैं जिनके बारे में आप में से अधिकांश लोग शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि इनकी कहानी देश की नई पीढ़ी से हमेशा छुपाई गई। ये दक्षिण भारतीय फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी हैं, लेकिन ये इनका एकमात्र परिचय नहीं है। स्नेहलता रेड्डी इस देश पर थोपी गई बर्बर तानाशाही का एक ऐसा प्रतीक है जिनके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। स्नेहलता रेड्डी वर्ष 1970 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। उन्होंने कई कन्नड़, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया था। स्नेहलता रेड्डी एक जागरूक महिला थी और इसीलिए फिल्मों के अलावा सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई थी। जब 1975 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तो वो इस फांसीवाद के विरुद्ध सड़कों पर उतर गईं। उन्होंने इमरजेंसी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन तब की इंदिरा सरकार के लिए स्नेहलता का इससे भी बड़ा दोष यह था कि वो समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की मित्र थी। इमरजेंसी के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस फरार थे और पुलिस को संदेह था कि स्नेहलता रेड्डी को उनके छिपने की जगह का पता है। इसके बाद स्नेहलता के साथ जो कुछ किया गया वो जानकर आप सिहर जाएंगे। 2 मई 1976 को स्नेहलता को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा के अंतर्गत बंदी बना लिया गया। ये वही एक्ट है जिसके तहत आपातकाल में अधिकतर गिरफ्तारियां की गई थी। बेंगलुरु जेल में उन्हें ऐसी कोठरी में रखा गया जहां एक व्यक्ति भी कठिनाई से रह पाता। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपने पुस्तक इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी में जो बताया है वो बहुत ही दर्दनाक है। इस किताब में कुलदीप नैयर स्नेहलता के बारे में लिखते हैं कि जेल में स्नेहलता की कोठरी में पेशाब घर की जगह पर कोने में एक छेद बना हुआ था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाजा लगा था। कन्नड़ की इस प्रख्यात अभिनेत्री को जेल के फर्श पर सोकर कई रातें बितानी पड़ी। पूरे 8 माह तक स्नेहलता रेड्डी को जेल में प्रताड़नाएं दी गई। तो पूरे 8 महीनों तक स्नेहलता रेड्डी को जेल में ये प्रताड़नाएं मिली। जेल में रहते हुए स्नेहलता रेड्डी ने भी एक डायरी लिखी थी। इस डायरी का एक एक शब्द जैसे आंसुओं में डूबा हुआ था। अपना सारा दर्द स्नेहलता ने इसी डायरी में उड़ेल दिया था। बाद में इस डायरी को कर्नाटक मानवाधिकार समिति ने इमरजेंसी के बाद 1977 में अ प्रिजन डायरी के नाम से प्रकाशित किया था। इसमें जेल में अपने ऊपर हुए अत्याचारों का विवरण देते हुए स्नेहलता ने जो लिखा उसे पढ़कर आज भी रूह कांप जाती है। जैसे ही एक महिला अंदर आती है उसे बाकी सभी के सामने नग्न कर दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो उसे पर्याप्त सजा दी जाती है। क्या मानव शरीर को भी अपमानित किया जाना चाहिए? इन विकृत तरीकों के लिए कौन जिम्मेदार है? आपातकाल में देश के अधिकांश विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, तो स्नेहलता का दर्द जैसे ही एक महिला अंदर आती है उसे बाकी सभी के सामने नग्न कर दिया जाता है। ये पंक्तियां, ये शब्द स्नेहलता जी की अपनी डायरी के हैं। जब किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो उसे पर्याप्त सजा दी जाती है, ये उन्होंने लिखा। क्या मानव शरीर को भी अपमानित किया जाना चाहिए? इन विकृत तरीकों के लिए कौन जिम्मेदार है? ये स्नेहलता रेड्डी के अपने दर्द अपनी डायरी में लिखे गए शब्द में है। और आपातकाल में देश के अधिकांश विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी थे। उन्हें भी बेंगलुरु के जेल में ही रखा गया था। स्नेहलता रेड्डी की काल कोठरी जेल में उनके बगल में ही थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में बताया था कि कारावास के समय उन्हें किसी महिला के चीखने की आवाज सुनाई देती थी। बाद में पता चला कि वो कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी थी। उसी जेल में बंद समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मधु दंडवते ने डायलॉग विद लाइफ में लिखा है कि रात को स्नेहलता की हृदय भेदी चीखें मेरे सेल तक आती थी। मैं सोचता था कि यदि ईश्वर है तो उसे यह अधर्म क्यों नहीं दिखता। छोटे बच्चों सी सरलता और चपलता से भरपूर इस कलाकार को जिस बेदर्दी से मार डाला गया उसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्नेहलता रेड्डी अस्थमा की रोगी थी, फिर भी जेल में उन्हें उपचार नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा कठोर यातनाएं बढ़ा दी गईं। ये बातें उन्होंने ही मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बताई थी। जब उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी, 8 महीने के बाद 15 जनवरी 1977 को उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया और रिहाई के सिर्फ 5 दिनों के बाद ही स्नेहलता रेड्डी का हार्ट अटैक से निधन हो गया।
स्नेहलता पर आरोप लगाया गया था कि वो डायनामाइट से दिल्ली के संसद भवन और अन्य मुख्य इमारतों को उड़ाना चाहती थी, जो बाद में साबित नहीं हो सका। यानी झूठे आरोपों में स्नेहलता को गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया और उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया गया। आइए सुनते हैं स्नेहलता की मौत के बाद उनके पति पट्टाभिरामा रेड्डी ने 1978 में क्या कहा था। And it's also ironic again that he was the victim of a police regime and practically died in jail, I would say. When under the emergency, she was quite fearless and bold in what she said. We used to pass literature, underground literature, and she would talk boldly to anybody, whether it's a government servant or even some ministers who happened to visit us. She was deeply concerned in everybody's problem. Such a person to die alone. तो स्नेहलता रेड्डी की ये कहानी आपने सुनी, उनके बारे में उनके पति ने भी बताई। लेकिन स्नेहलता अकेली नहीं, ऐसी कई युवतियां और युवक थे जिनका इमरजेंसी के नाम पर अंत कर दिया गया। स्वतंत्र भारत ने इससे पहले ना ऐसा फांसीवाद देखा